नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी है और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन, जिसको 2024 एडिशन कहा जा सकता है, फॉलो कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। इस एडिशन में 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन, 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद हैं, तो आप इस एडिशन को अरेंज कर ले, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा जो भी हम डिस्कस करते हैं उस पर हम उस एग्जाम का नाम और उसके डेट के साथ उसको लिख देते हैं, ताकि आप अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली किताब में इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को ढूंढ सके। जैसे कि 23 से 27 तक के क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 सीबीई एग्जाम 17/2/2018 को आए हुए हैं। तो इस एग्जाम के नाम के हिसाब से और डेट के हिसाब से भी आप इनको अपनी एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो का। ये रहा पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ। हम सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ड का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और वो दूसरे शब्दों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, सिंटेक्स को फॉलो किया गया है, किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ठीक है, देखिए पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है द प्रीस्ट क्लास। क्लास यहाँ पर नाउन हो गई। अब ये जो प्रीस्ट है, ये जो वर्ड है प्रीस्ट, ये एक नाउन होता है। एक्चुअली में यहाँ पर हमें नाउन नहीं, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव लगाना है, क्योंकि यहाँ हमें एक ऐसा वर्ड लगाना है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर सके। प्रीस्ट एक नाउन होता है और प्रीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस ड्यूटी इन अ चर्च। चर्च में जो रिलीजियस टास्क या रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करता है, उस पर्सन को प्रीस्ट कहा जाता है। देखिए मैंने आपके लिए जो है इमेज भी लगाई है। प्रीस्ट, पंडित तो आपको दिख जाते होंगे इंडिया में, मौलवी दिख जाते होंगे, प्रीस्ट कम होते हैं क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया में कम है। ये होता है प्रीस्ट। ये दो प्रीस्ट हैं यहाँ पर, ये कुछ प्रे कर रहा है और ये भी कुछ लगा हुआ है अपनी किसी प्रेयर में, कुछ मांगने में या कुछ बताने में, किसी कन्फेशन में, तो इनको बोलते हैं प्रीस्ट। चलिए वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। तो यहाँ पर जब हमारे पास एक नाउन लगा हुआ था, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड लगाना था जो इस नाउन को मॉडिफाई कर सके, नाउन मॉडिफायर। मतलब हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की आवश्यकता थी। प्रीस्ट एक नाउन होता है, प्रीस्टली होता है एडजेक्टिव, तो हमें यहाँ पर सही लिखना था एडजेक्टिव। यही इस सेंटेंस में जो है एरर है। इतनी बात जिसको समझ में आ गई वो इसको यहीं पर सही कर देता। फिर ये द लिखा हुआ है एक आर्टिकल, इसको डेफिनेट करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए, किसी स्पेसिफिक क्लास की बात की जा रही है, द प्रीस्टली क्लास। टुक अपॉन के बारे में बता देता हूँ। एक फ्रेजल वर्ब है टेक अपॉन इटसेल्फ। टेक अपॉन, ये जो है आपको इस स्ट्रक्चर में लिखी हुई मिलेगी। टेक इट अपॉन योरसेल्फ टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है टेक इट अपॉन योरसेल्फ टू डू समथिंग। ये टेक अपॉन जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज की जाती है, वो मीनिंग है टू एक्सेप्ट responsibility for doing something without being asked to। मतलब आपसे कहा नहीं गया है, आपने खुद ही जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि मुझे ये काम करना है बिना किसी के कहे ही। टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड टू, ये होता है टेक अपॉन का मतलब, टेक अपॉन का मीनिंग। इस स्ट्रक्चर में ये यूज होता है। टेक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर एक प्रीपोजिशन लगाया हमने, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, आगे लिखा हुआ है इंफिनिटिव। टेक इट अपॉन योरसेल्फ टू डू समथिंग। योरसेल्फ की जगह कोई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है, इटसेल्फ हो सकता है, हरसेल्फ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, किस पर्सन के बारे में बात की जा रही है। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। तो यही लिखा हुआ है टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम टू इट्स ओन एडवांटेज। देखिए टुक अपॉन, मैंने क्या बताया था अभी आपको, टेक इट अपॉन इस तरह से लिखा रहता है। यही तो मैंने आपको समझाया अभी कि आपको इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ मिलेगा टेक इट अपॉन, यानी कि जो चीज एक्सेप्ट की गई है, टेक के बाद वो चीज आएगी और फिर जिसके द्वारा एक्सेप्ट की गई है, अपॉन के बाद वो पर्सन लिखा होगा
ऑब्जेक्टिव केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको टेक इट अपॉन ना मिलकर आपको टेक अपॉन मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि टेक का जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही लेंथी था। क्या था टेक का ऑब्जेक्ट क्या था? द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। ये सारा का सारा जो है टेक का ऑब्जेक्ट था, इट की जगह जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इतने ऑब्जेक्ट को यहां पर लिखते, फिर उसके बाद अपॉन इटसेल्फ लिखते। तो अपॉन इटसेल्फ का टेक जो फ्रेजल वर्ब है उससे एक कॉन्टेक्ट छूट जाता, दूर हो जाता। तो इस तरह की स्ट्रक्चर के साथ हम जो है ओपन रहते हैं, हम समझते हैं इन चीजों को कि क्यों टुक अपॉन को एक साथ लिखा गया, टुक अपॉन को स्प्लिट क्यों नहीं किया गया, और कहां पर स्प्लिट किया गया तो क्यों किया गया। ये सोचने की बात है, रटने रटाने की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अगर हम लिखते टेक द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम अपॉन इटसेल्फ तो भी सही होता, लेकिन अपॉन इटसेल्फ बहुत दूर हो गया टुक से, तो वो इतना प्रिफरेबल स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए टुक अपॉन को एक साथ लिखा। टुक अपॉन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को ले जाया जा रहा है, और अपॉन के बाद फिर इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है किसका ऑब्जेक्ट है? टुक का। द प्रीस्टली क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज। ठीक है, टुक ट्रांजिटिव वर्ब है, अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर समझाते हुए। उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। अब इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इतना लेंथी सा, इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समथिंग। यह एक ऐसी सिचुएशन, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें एक कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल करती हो। सब कुछ से मतलब है प्राइस वो तय करेगी, सेल वो तय करेगी, कैसे बेचना है सामान, मैनेजमेंट वो तय करेगी, यहाँ तक कि कई बार तो मोनोपोली में रूल रेगुलेशन भी कंट्रोल करने लगती है वो अथॉरिटी। मैं लिखवा देता हूँ, आपकी जीके में भी ये वर्ड आ सकता है। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? देखिए, मोनोपोली, मोनोपोली जिसने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसको इस वर्ड के बारे में पता होगा। मोनो का मतलब होता है सिंगल से, किसी सिंगल यूनिट को रिफर करने के लिए मोनो लगाया जाता है। और पोली का मतलब है कंट्रोल, यहाँ पर पोली का मतलब कंट्रोल, जो कि एक सिंगल कंट्रोल हो, किसी एक सिंगल यूनिट का ही कंट्रोल। तो मोनोपोली का मतलब हो गया कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समथिंग बाय अ सिंगल यूनिट। अब वो सिंगल यूनिट कोई भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई अदर अथॉरिटी हो सकती है, कोई एनजीओ भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर मोनोपोली रिफर करेगा अ सिचुएशन को और अ मार्केट स्ट्रक्चर को, एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर, ये एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा सिस्टम, मार्केट स्ट्रक्चर, STRUCTURE, a situation or market structure in which a company, an organization or an authority, अरे यार, कई बार भैया जल्दी जल्दी में स्पेलिंग का उल्टा सीधा हो जाता है, ये ध्यान रखना। मेरे बहुत जल्दी तेजी में लिखता हूँ तो स्पेलिंग को कभी कभार उल्टा सीधा लिख देता हूँ। अ सिचुएशन और अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन और एन अथॉरिटी कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड हैज नो कंपटीशन। कोई उसको कंपटीशन ना हो, कोई उसका कंपटीटर ना हो, हैज नो कंपटीशन। जैसे विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली, ये जो जितने भी लैपटॉप है, कंप्यूटर में जितने भी विंडो बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। मेरे ख्याल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की वो क्या हो गई? मोनोपोली हो गई, कोई और उसको नहीं बना सकता। जैसे एप्पल का सॉफ्टवेयर है, तो एप्पल की उस सॉफ्टवेयर पे क्या है? मोनोपोली है, कोई और उसको नहीं बना सकता। iOS बोला जाता है शायद, तो इसको कहा जाता है मोनोपोली।
अब एवरीथिंग में सब कुछ आ जाता है, कंट्रोल्स एवरीथिंग, एवरीथिंग में सब कुछ आ जाता है। मैनेजमेंट क्या रहेगा, सेल क्या रहेगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना है, किस तरह से जो है हमें इसको परचेस करना है, किस तरह से हमें मार्केट में लाना है इसको, सब कुछ। वापस आते हैं सेंटेंस पर, तो यही कहा जा रहा है द प्रीस्टली क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज। स्क्रिप्चरल का क्या मतलब होता है, ऑफ प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद लग गया स्क्रिप्चरल नॉलेज उसका ऑब्जेक्ट, और ये ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज, ये मोनोपोली के बारे में बताने के लिए आई है। मोनोपोली नाउन था, तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई इसको मैं कंसीडर करूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। नॉलेज हो गया नाउन, स्क्रिप्चरल हो गया इस नॉलेज के लिए एडजेक्टिव, और ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है स्क्रिप्चरल नॉलेज। तो स्क्रिप्चरल का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं। आपकी वोकैबुलरी भी जो है साथ साथ में तैयार करवाते हुए चल रहा हूं। जो देखें, जो भी वर्ड हमारे सामने आए उसके मीनिंग के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और किस कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव डोमेन में, किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में वो किस तरह का मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज होता है, ये जान लेना चाहिए उसी समय पर। क्योंकि शब्द वही हैं, वर्ड्स वही हैं, वर्ड्स का, शब्दों का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, और अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से सेंटेंस का सिंटैक्स चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। तो उनको इग्नोर करने की बजाय उनके बारे में जान लेना चाहिए। अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ, इग्नोर मत करो किसी शब्द को भी, कोई भी आए वर्ड, उसका मीनिंग, उसका फंक्शन, सेंटेंस में उसका क्या फंक्शन है, और किस कंटेक्स्ट में किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए वो किस डोमेन में यूज किया जाता है। देखिए वर्ड्स के डोमेन होते हैं कि इस डोमेन में जो है इस तरह के शब्दों को यूज किया जाता है। तो इस चीज को भी जरा देखा करो। मैं क्या बता रहा था स्क्रिप्चरल के बारे में, एक्चुअली में एक वर्ड है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन कैरेक्टर्स। अगर मैं यहां पर कुछ लिख दूं, मैंने लिखा ABHISHEK, तो ये रिटन, ये जो है, ये जो कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये रिटन कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स और कौन से हो सकते हैं, प्रिंटेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं ना, जिसको मैं राइट ना करूं, प्रिंट करवा दूं। अब मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको प्रिंटर से प्रिंट करवा दूं, जैसे जो न्यूज़पेपर हमारे सामने आता है वो एक प्रिंटेड मटेरियल होता है, उसको प्रिंट कॉपी बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, वो प्रिंटेड कैरेक्टर्स हो गए। तो उसको स्क्रिप्ट नहीं कह सकते आप, स्क्रिप्ट कह सकते हैं जो राइट किया गया हो, जो रिटन कैरेक्टर्स हो। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब हो जाता है रिटन कैरेक्टर्स। या स्क्रिप्ट का मतलब आपने सुना होगा, किसी मूवी वगैरह की स्क्रिप्ट होती है, वहां पर स्क्रिप्ट का मतलब हो जाता है द रिटन टेक्स्ट ऑफ अ मूवी और प्ले। कोई प्ले वगैरह है, कोई प्ले राइटर है, उसने लिख दिया यहाँ पर कोई रिटन टेक्स्ट, उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है। अब एक वर्ड आ जाता है निकल के स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्चर का मतलब होता है द होली राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन। किसी रिलीजन की होली राइटिंग्स को, जो कि पुराने समय में लिखी गई होंगी, जब भी वो रिलीजन डेवलप हो रहा होगा, डेवलपिंग स्टेज में होगा, उनको कहा जाता है स्क्रिप्चर। होली का मतलब वेरी रिलीजियस और प्योर, जिसको बहुत ही रिलीजियस और प्योर कहा जाए, जिस पर कोई सवाल ना उठाया जा सके, जो भी सवाल उठाएगा उसको डिफेमेशन की तरह लिया जाता है। ठीक है, तो इसी स्क्रिप्चर, ये स्क्रिप्चर क्या हो गया, नाउन हो गया, इसी स्क्रिप्चर से बना है आपका स्क्रिप्चुरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर किस नॉलेज की बात की जा रही है, इसी स्क्रिप्चरल नॉलेज की बात की जा रही है कि इसी स्क्रिप्चरल नॉलेज का कंप्लीट कंट्रोल जो है प्रीस्टली क्लास ने अपने हाथ में ले लिया। टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। एंड लगाकर एक कंजंक्शन को जोड़ा गया, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर दूंगा। एंड लगाकर एक कंजंक्शन यहाँ पर लगाया गया, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, किसको जोड़ रहा है, ये दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है। एक तो द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, किसका ऑब्जेक्ट है, ये टुक का, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, देखिए इंटरप्रेट का मतलब होता है टू डिसाइड द मीनिंग ऑफ समथिंग या टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग। जैसे मैं आपके सामने शब्दों का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये क्या है, इंटरप्रिटेशन है, मैं आपके सामने इंटरप्रेट कर रहा हूं। इंटरप्रेट का मतलब ट्रांसलेट करना भी हो जाता है।
किसी चीज को अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर देना भी इंटरप्रेट करना होता है। जैसे जो हमारे लीडर्स वगैरह जाते हैं, जैसे हमारा कोई लीडर, फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी चाइना में जाए तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, इंटरप्रेटर लेके जाते हैं, ताकि उनकी बातों को इंटरप्रेट करके वो समझा सके चाइना वालों को कि भाई साहब हमारे मंत्री जी हमारे हिंदी में ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस स्क्रिप्चुरल नॉलेज की मोनोपोली और उसी स्क्रिप्चुरल नॉलेज की द सेम जो देखिए ये प्रीपोजिशन लगा दिया गया है यहाँ पर, और प्रीपोजिशन के बाद फिर से ऑब्जेक्ट लिखा गया, द सेम उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो द सेम लगा है, सेम यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है, और ये आर्टिकल, ये पूरा का पूरा जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज लगाया जाता है सिमिलैरिटी को बताने के लिए। सिमिलैरिटी नहीं, एक्चुअली में सिर्फ वही, देखिए सिमिलैरिटी में और सेम होने में डिफरेंस है। सिमिलैरिटी का मतलब है एक जैसा होना, सेम का मतलब है वही चीज होना। तो यहाँ पर सेम रिफर कर रहा है स्क्रिप्चुरल नॉलेज को, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चुरल नॉलेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, टुक का दूसरा वाला ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गई इस इंटरप्रिटेशन के लिए, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। टू इट्स ओन एडवांटेज, टू इट्स ओन एडवांटेज, इस स्ट्रक्चर पर जरा बात कर लेते हैं। टू यहाँ पर क्या लग गया, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा ये नाउन फ्रेज, इट्स ओन एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है एक नाउन, ओन एक डिटर्मिनर है, और इट्स एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है। इस स्ट्रक्चर को, टू इट्स ओन एडवांटेज को जरा थोड़ा सा ठीक से समझा देता हूँ एक एग्जांपल के द्वारा, इसको खोलकर समझा देता हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, कई बार सेंटेंसेस में स्टूडेंट के सामने लिखी हुई आ जाती है। देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने, टू इट्स ओन एडवांटेज। एडवांटेज एक नाउन है, ओन एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर कह लो, एडजेक्टिव भी कह सकता है कोई स्टूडेंट इसे। देखिए डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का फंक्शन सिमिलर होता है, दोनों नाउन को डिटरमाइन या मॉडिफाई करने के लिए आते हैं, तो मोसेरे भाई कहे जा सकते हैं। इट्स यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर है किसका, पॉजेसिव नेचर का। अब ये जो ओन है, एक तो ओन आपको वर्ब हो जाता है, ओन वर्ब भी तो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, टू ओन समथिंग का मतलब क्या है, टू हैव समथिंग या टू पजेस समथिंग, टू पजेस समथिंग। आप दुकान पे गए, आप किसी शोरूम में गए, वहां से कोई टी शर्ट खरीद कर लाए, अब आप उसको ऑन करते हैं। यहां पर जो ऑन हो रहा है ये वर्ब नहीं है, डिटर्मिनर है, और ये रिफर कर रहा है, पहली बात तो ये पॉजेसिव, इस फंक्शन में पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ यूज होता है। मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर, इस फंक्शन में ऑन जब डिटर्मिनर होता है, किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आता है, तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ यूज होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ये जिस तरह के मीनिंग को रिफर करता है, ये रिफर करता है बिलोंगिंगनेस को। ये बताता है ओन कि ये जो एडवांटेज है, या इसके बाद जो नाउन लिखा है, या जिस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए ओन डिटर्मिनर आया है, वो डिटर्मिनर इसी पॉजेसिव नाउन से, प्रोनाउन से रिलेट करता है, बिलोंग करता है। बिलोंगिंग टू द थिंग और पर्सन मेंशन्ड इन पॉजेसिव। ठीक है, इससे पहले, ऑन से पहले जो पॉजेसिव डिटर्मिनर लिखा है, ऑन आया है ये बताने के लिए कि ऑन के बाद जो एडवांटेज नाउन लिखा है, या कोई और नाउन भी हो सकता था, ये नाउन इसी पॉजेसिव डिटर्मिनर से बिलोंग करता है। बिलोंगिंग टू द थिंग और पर्सन मेंशन्ड इन पॉजेसिव, पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव डिटर्मिनर में जो भी थिंग या पीपल मेंशन्ड है, उसी से बिलोंग करता है ये वाला नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूं यहां पर, सी शुड यूज हर मनी टू हर एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज का मतलब होता है यहां पर प्रॉफिट। यहाँ पर टू इट्स ओन एडवांटेज का पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या मीनिंग हो जाएगा, फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स।
इसके खुद के फायदे के लिए बात की जा रही है। शी शुड यूज हर मनी टू हर ओन एडवांटेज। ओन लिखना भूल गया, देखो मैं, टू हर ओन एडवांटेज, ओन एडवांटेज, ठीक है। नाउन ये डिटर्मिनर हो गया, ये पजेसिव हो गया। अब देखो ये ऑन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमने पजेसिव डिटर्मिनर हर लगा दिया, हर पजेसिव डिटर्मिनर लगाकर भी तो ये बात पता चल रही है कि उसी अपनी एडवांटेज की बात की जा रही है, ऑन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो मैंने एक फ्रेज लिखी माई कार, क्यों का जवाब जरूरी है, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। एक मैंने फ्रेज लिखी माई कार, कार यहां पर नाउन हो गया और माई हो गया पजेसिव डिटर्मिनर, ये बताने के लिए कि कार किसके पोजीशन में है। लेकिन कई बार हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर कोई ऐसा नाउन या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक से ज्यादा लोगों का हो सकता है। जैसे हाउस की बात करूं मैंने लिखा माई हाउस। अब जिस घर में मैं रहता हूं मैं अपने दोस्तों से कह सकता हूं ये दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, मैं अपने दोस्तों से कह सकता हूं। लेकिन अगर एक्चुअली में देखोगे तो वो जिस घर में मैं रहता हूं, जिसको मैं अपना कहता हूं, उसकी रजिस्ट्री मेरी मदर के नाम पे है। और अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूं तो मेरी मदर मुझसे कभी भी कह सकती है जाओ मेरे घर से, क्योंकि रजिस्ट्री उनके नाम पे है। तो उस घर को मैं जिसको अपना घर कह रहा हूं, जिसको मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूं, वो एक्चुअली में उसकी ओनरशिप मेरी नहीं है, उसकी ओनरशिप है मेरी मदर की। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लगाते हैं ओन, ठीक है। अगर उसकी ओनरशिप भी मेरी है तो मैं यहां पर लगा दूंगा माई ओन हाउस। इतने से कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ऑन एक एडिशनल डिटर्मिनर लगा दिया जाता है, और लगाया जाता है ये पजेसिव डिटर्मिनर के साथ ही। उसी तरह से कार के साथ भी हो सकता है। मैं अपने दोस्त की कार ले गया और मैं उसको चला रहा हूं, किसी ने पूछा कि आपकी कार कौन सी है, मैंने बोला यार ये रेड वाली या ब्लैक वाली जो खड़ी है इस कार को मैं लेके आया हूं, दिस इज माई कार। लेकिन एक्चुअली में कार की ओनरशिप मेरी नहीं है। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं लिख सकता हूं माई ऑन कार, जिसकी ओनरशिप मेरी है। कार नाउन हो गया, ऑन यहां पर एक डिटर्मिनर हो गया जो बता रहा है कि ये जो कार है इसी पजेसिव डिटर्मिनर वाले पर्सन से या थिंग से रिलेट करती है, बिलोंग करती है। तो ये हो गया आपका 23वां सेंटेंस। एडवांटेज का मतलब यहां पर प्रॉफिट से था। प्रीस्ट, यहां पर ये इसमें गलती थी, यहां पर एक्चुअली में हमें एडजेक्टिव यूज करना है प्रीस्टली। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर ये नाउन लिखा हुआ है तो यहां पर आना चाहिए था इसके लिए नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव। अब जब हमारे पास रेडीमेड एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, नाउन को नाउन मॉडिफायर। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी 2-4 दिन पहले फिर बताया था, दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो ये जो स्कूल है ये एक नाउन है, और ये जो टीचर है ये भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। स्कूल भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है। अब मैंने एक फ्रेज लिखी स्कूल टीचर, टीचर हो गया नाउन, क्या स्कूल अभी भी नाउन है? नहीं, स्कूल है अब एक नाउन मॉडिफायर, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया हो। और नाउन मॉडिफायर और कुछ नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही होते हैं। नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव का ही घर का नाम है, ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम है एडजेक्टिव, और घर पे कह देते हैं नाउन मॉडिफायर। स्कूल का नाम हो गया मतलब ऑफिशियल नेम है एडजेक्टिव, और ऐसे ही ग्रामेरियन कह देते हैं नाउन मॉडिफायर, क्योंकि इनका फंक्शन नाउन को मॉडिफाई करना है। तो स्कूल यहां पर एक एडजेक्टिव के फंक्शन में है। एक नाउन को हम एडजेक्टिव के फंक्शन में ले आए क्योंकि हमारे पास स्कूल के प्रॉपर मीनिंग को कन्वे करने के लिए कोई रेडीमेड एडजेक्टिव नहीं था। लेकिन प्रीस्ट क्लास में ऐसा नहीं है। प्रीस्ट क्लास, प्रीस्ट भी नाउन है, प्रीस्ट भी नाउन है, क्लास भी नाउन है। लेकिन जब हमने प्रीस्ट क्लास लिखा तो हमने देखा कि ये क्लास एक नाउन है और प्रीस्ट हो रहा है एक एडजेक्टिव यानी कि नाउन मॉडिफायर। प्रीस्ट के एक्चुअल मीनिंग को, एप्रोप्रिएट जस्ट मीनिंग को कन्वे करने के लिए जब हमारे पास एक रेडीमेड एडवर्ब है प्रीस्टली, तो हम प्रीस्ट नाउन को एडजेक्टिव बनाकर क्यों यूज करेंगे? समझ रहे मेरी बात को? अगर मेरे पास पेन है
मेरे पास अगर एक प्रॉपर पेन है तो मैं किसी और चीज को पेन बनाकर क्यों यूज करूंगा, मैं एक्चुअल पेन का यूज करूंगा। वैसा ही है यहाँ पर, जब हमारे पास रेडीमेड एडजेक्टिव मौजूद है, प्रीस्ट को प्रीस्टली की फॉर्म में लाया जा सकता है, एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, तो मैं प्रीस्ट को नाउन बनाकर क्यों यूज करूंगा, मैं प्रीस्टली लिखूंगा। ये डिफरेंस है, और इसी की वजह से जो है यहाँ पर गलती हो गई। 23 का ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाना था। 24 पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट एंड दैट ही हैड नो फियर ऑफ पॉलिटिक्स। ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए, ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी। ये हमारी पुरानी बातें हो गई जो अभी तक चली आ रही हैं। इसके बाद सैड लिखा हुआ है। अभी देखिए जो सैड है ये एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को ले गया, पास्ट के किसी पॉइंट पर उसने ऐसा कुछ कहा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें भी ये मोनो ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो कि डाई ट्रांजिटिव होती हैं, जो कि अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे कैसी कौन सी वर्ब है, टेल, आस्क। ये जो वर्ब है गिव है, सेंड है, ये सारी की सारी वर्ब पे है, बोरो है, लैंड है, ये ऐसी वर्ब है जो मैंने बार बार लेक्चर्स में बीच में बताता रहा हूं। और आप मेरे वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब पर आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिलेगा। सैड जो है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है और अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती है, और वो ऑब्जेक्ट होता है वो थिंग या वो इंफॉर्मेशन जो कही गई, वो थिंग या वो इंफॉर्मेशन जो कही गई। इसलिए सैड ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, वो थिंग वो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी जो ही के द्वारा कही गई है, और वो ऑब्जेक्ट वो इंफॉर्मेशन लिखी है ये क्लोज में, दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट। ये जो डेट के बाद पूरी क्लोज लिखी गई है एंड से पहले, ये सारी की सारी डेट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट, ये पूरी की पूरी जो डेट क्लोज लिखी गई है ये हो रही है सैड ट्रांजिटिव वर्ब का, सैड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये क्लोज इसका ऑब्जेक्ट हो रही है, और ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन ही हो सकता है, तो इसको मैं कहूंगा नाउन क्लोज। ना एक ऑब्जेक्ट क्लोज को एक नाउन क्लोज को जोड़ा गया है डेट कंजंक्शन से, क्योंकि डेट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो हमें सैड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमें ये बताना था कि क्या कहा गया। और देखिए जो क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई होता है, ये जो थिंग्स होती है व्हाट का रिप्लाई होता है। ही सेड व्हाट दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट। ये क्या होता है, पूरी की पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है नाउन क्लोज, ये व्हाट का रिप्लाई होती है। व्हाट लगाकर देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दैट कंजंक्शन को लगा दिया गया उस व्हाट के रिप्लाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जोड़ने के लिए। उसके बाद वो क्लोज स्टार्ट हो गई। ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि निश्चित रूप से एक सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह से जस्टिफाई कर नहीं पाओगे। थॉट ऑफ लिखा हुआ है, देखिए जो थॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब लगाई है यही यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि थॉट ऑफ नहीं होती है, वो होती है थिंक ऑफ, नहीं होती है वो होती है थिंक ऑफ। ऑफ में और ऑफ में फर्क है, ठीक है। थिंक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, ऑफ का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ऑफ का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। थिंक ऑफ का मतलब होता है टू हैव एन ओपिनियन और आइडिया अबाउट समवन और समथिंग, किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में कोई ओपिनियन रखना अपने दिमाग में कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करप्ट है, ये बहुत अच्छा है, ये इंटेलिजेंट है, ये क्या है, उसके बारे में आपकी ओपिनियन है। तो इसका मतलब है, थिंक ऑफ का मतलब है किसी के बारे में अपनी कोई ओपिनियन रखना, उसके बारे में कोई विचार रखना। थिंक ऑफ का मतलब टू हैव एन ओपिनियन और आइडिया अबाउट समवन और समथिंग। और इस वर्ब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ये वर्ब जो है कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं आएगी, कंटिन्यूअस में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी आपको सी इज थिंकिंग ऑफ नहीं मिलेगा, कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा सी इज थिंकिंग ऑफ हर फादर।
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेट में वो वर्ब आती है जो कि डायनेमिक नेचर की हो, जो कि टाइम टेकिंग एक्शन हो, जो कि होने में या जिनको करने में टाइम लगता हो। लेकिन थिंक ऑफ का देखिए, थिंक ऑफ के मीनिंग में टू हैव आ रहा है, यानी कि अपने दिमाग में किसी ओपिनियन को रखना। तो अगर आपके दिमाग में कोई ओपिनियन है किसी के बारे में तो वो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई टाइम तो नहीं लगा। ये होती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब एक स्टेट बताती है कि या तो ये स्टेट है या फिर ये स्टेट नहीं है। इस पर भी मैंने लेक्चर डाला हुआ है स्टेटिव वर्ब के बारे में, वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आती है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग एक्शन नहीं होती है, इनको करने में या इनके होने में समय नहीं लगता है। हाँ, अगर हमें इसे सेंटेंस को सही करना था तो हमें थिंकिंग ऑफ की जगह थिंकिंग अबाउट लिख देना था। थिंकिंग अबाउट, थिंक अबाउट, थिंक अबाउट एक थिंग से रिलेटेड ही एक और फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू यूज योर ब्रेन फोकसिंग ऑन ए सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट पर, किसी सिचुएशन पर, किसी क्वेश्चन पर फोकस करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। मैं आपको एक पजल सोल्व करने के लिए दे दूं, तो पजल सोल्व करते हुए आप थिंक करते हो ना, तो वो जो मेंटल एक्टिविटी होती है उसको रिफर करती है थिंक अबाउट। थिंक अबाउट ये एक मेंटल एक्टिविटी होती है, और चूंकि मेंटल एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है मेंटल, एक मेंटल एक्टिविटी है, तो ये क्या है, डायनेमिक एक्शन है। डायनेमिक एक्शन बोला जाता है इनको। डायनेमिक एक्शन मतलब जो गतिशील रह सके। डायनेमिक एक्शन, गतिशील रहने का मतलब है टाइम टेकिंग हो, एक ड्यूरेशन के लिए गतिशील रह सके, एक ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन रह सके। इस थिंक अबाउट को कंटिन्यूअस स्टेट में बनाया जा सकता है। इस थिंक अबाउट का मतलब हो गया टू यूज योर ब्रेन फोकसिंग ऑन एनी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सिचुएशन लिख दूं, क्वेश्चन लिख दूं, प्रॉब्लम लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, कोई एक्टिविटी लिख दूं, ठीक है, ये हो जाता है थिंक अबाउट। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। तो यही आपके सामने गलती थी, यहां पर थॉट ऑफ नहीं होना था, यहां पर हो जाना था ही थॉट ऑफ। अब ऑफ हो गया एक प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लग गया इसका ऑब्जेक्ट पॉलिटिक्स। राइट व्हेन का क्या मैटर है? राइट व्हेन क्या होता है? देखिए, राइट व्हेन के बारे में अगर हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो ये जो व्हेन वर्ड है ये एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। लेकिन चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, टाइम रिलेवेंट फंक्शन भी होता है। व्हेन जब एडवर्ब होता है तो टाइम को इंटेरोगेट करने के लिए पूछा जाता है कि किस इवेंट ने, किस सिचुएशन ने कितना टाइम लिया, या कोई इवेंट या कोई सिचुएशन किस टाइम पर हुई। तब भी ये वर्ब के टाइम में एग्जिस्टेंस के बारे में ही इंटरोगेशन करता है। तो ये व्हेन क्या है, एक एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। और जब ये कंजंक्शन होता है तो इस कंजंक्शन, व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जाता है, जैसे यहां पर जोड़ी जा रही है ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट, व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जाता है वो क्लोज टाइम को रिफर करती है। किसके टाइम को रिफर करती है? मेन क्लोज के, मेन वर्ब के टाइम को। चूंकि ये जो व्हेन क्लोज है मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम को रिफर करती है, तो इसलिए ये इस मेन क्लोज की मेन वर्ब का टेंस भी डिसाइड करती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर कुछ और वाज स्टडीइंग ना करके इज स्टडीइंग कर देता तो मुझे यहां पर कुछ और बदलाव करने पड़ते, इस मेन वर्ब का टेंस चेंज करना पड़ता। खैर, अभी देखिए जरा, he said that he thought of politics right when he was studying intermediate। तो when को यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया, और when के द्वारा जोड़ी गई है एक क्लोज जिसको कि टाइम क्लोज कहा जा सकता है या एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज कहा जा सकता है, और ये टाइम बता रहा है मेन क्लोज के मेन वर्ब का, थॉट ऑफ का। चूंकि ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक टाइम को रिफर कर रहा है, तो इसी एडवर्ब ऑफ टाइम के या इसी टाइम के एग्जैक्ट दैट्स को बताने के लिए राइट को लगाया गया है। व्हेन क्लोज के द्वारा, व्हेन कंजंक्शन के द्वारा एक क्लोज को जोड़ा गया है जो कि टाइम बता रही है, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज है, और जो ये टाइम बता रही है उसी टाइम के एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी को बताने के लिए राइट को एक एडवर्ब की तरह लगाया गया है। तो राइट एक एडवर्ब हो गया उस टाइम के एक्यूरेसी को बताने के लिए। या ये आप इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि राइट व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जा रहा है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज है,
और टाइम को रिफर कर रही है उस टाइम की एग्जैक्टनेस को बताने के लिए, उस टाइम की एग्जैक्टनेस को बताने के लिए राइट को एडवर्ब की तरह लगाया गया है। या आप यूं कह सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, या आप यूं कह सकते हैं कि राइट व्हेन एक मल्टी वर्ड कंजंक्शन है, एक कंपाउंड कंजंक्शन है जिसमें राइट एडवर्ब है, व्हेन कंजंक्शन है, और ये है एक मल्टी वर्ड कंजंक्शन। मल्टी वर्ड कंजंक्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक कंजंक्शन, और ये यूज करते हैं हम एग्जैक्ट टाइमिंग को रिफर करने के लिए। इस मल्टी वर्ड कंजंक्शन को हम रिफर करते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग को रिफर करने के लिए। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। तो राइट व्हेन लगाकर हमने एक कंजंक्शन यूज करके एक क्लोज लिखी जो कि एग्जैक्ट टाइम बता रही है। ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट। ही वो जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी है व्हेन के बाद, जो जिसको हम एडवर्ब टाइम क्लोज कह रहे हैं, उसको उस क्लोज का प्रोनाउन, ये ही प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वाज यानी कि बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में बात ले जाई जा रही है। ही वाज स्टडीइंग, और स्टडीइंग यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। देखिए स्टडी एक ऐसी वर्ब है, स्टडी एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। जब ये वर्ब होता है तो ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांजिटिवली यूज किया गया है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया है इसका ऑब्जेक्ट। इंटरमीडिएट उस क्लास, उस स्टैंडर्ड को रिफर कर रहा है। जैसे हाई स्कूल होता है, इंटरमीडिएट होता है, उस स्टैंडर्ड को, उस क्लास को, उस लेवल को रिफर कर रहा है जिसमें वो स्टडी कर रही है। ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट। इतनी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगाया गया। एंड कंजंक्शन लगाकर किसको जोड़ा गया? फिर से एक डेट क्लोज आ रही है। एंड कंजंक्शन लगाकर सैड ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है। सैड ट्रांजिटिव वर्ब के ही, क्या लिखा होता? ही था ना, ही, अरे क्या हो रहा है? ही सेड, ये एंड ये, ही सेड 1 and 2। तो फर्स्ट क्लोज हमने इंटरप्रेट कर ली, दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट। एंड कंजंक्शन लगाकर एक और क्लोज लगाई गई है। तो सैड ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। आगे क्या लिखी हुई है? वो डेट क्लोज, जो कि सेड के बाद आनी थी। डेट यहां पर कंजंक्शन लग गया, ही यहां पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में, हैड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, हैव की सेकंड फॉर्म लगी है। ही हैड नो फियर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर टू ओन या टू पजेस के मीनिंग में आ रही है। ही हैड नो फियर। यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहाँ लिखा है वो ऑब्जेक्ट? नो फियर। फियर हो गया यहाँ पर नाउन, नो हो गया यहाँ पर डिटर्मिनर। ठीक है, नो जो है डिटर्मिनर के फंक्शन में होता है, डिटर्मिनर के इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, और फियर हो गया। तो ये जो नो फियर है ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। आगे लिखा है फिर से एक प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट उसका, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है इस फियर के बारे में बताने के लिए। ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। ये हो गया आपका 24वां सेंटेंस। आगे चल देते हैं 25। While provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity, in the process, reservation at jobs should not be denied. ठीक है, उसी तरह से हम सिंटैक्टिकली एनालाइज करते जाएंगे। आपको देखिए, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर बहुत टाइम लगता है इसमें, शुरुआत में इसमें टाइम लगेगा। अब मैं तो आपको समझा रहा हूं, तो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। एक्सप्लेन करने में उसके पीछे का कारण बताना पड़ता है, उसका एक्चुअल मीनिंग बताना पड़ता है। सारी चीजों को अगर मैं एक साथ बताता हूँ तो लेक्चर लंबे हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे घर पर, इससे प्रैक्टिस करेंगे अपने सेंटेंसेस पर, तो आपको शुरुआत में 1-2 महीने इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद आपका टाइम बहुत हद तक रिड्यूस होने लगेगा, और रिड्यूस होकर एक ऐसी स्टेट आपकी आ जाएगी कि सेंटेंस सामने आते ही, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, चाहे वो कॉमन एरर का हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो, चाहे वो क्लोज टेक्स्ट में लिखा हो, चाहे वो पीक्यूआरएस में, ये अप्रोच पीक्यूआरएस में बहुत हेल्प करती है। एक स्टेट आपकी ऐसी आ जाएगी कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हो, देखते ही आपके दिमाग में उसकी क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगी कि ये इसको ऐसे जुड़ रहा है और यहाँ पर ये गलत है, ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा, यहाँ पर सिंटैक्स गलत है, यहाँ पर सिमेंटिक्स यानी कि मीनिंग्स गलत है।
मेरा दिमाग, जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था कुछ साल पहले, तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि कहीं पर अगर मैं रोडवेज पर बैठा हुआ हूँ, रोडवेज पर खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई बस या कोई व्हीकल आके रुक गया और उस पर कोई सेंटेंस लिखा है, तो मैं उस सेंटेंस के सिंटेक्स को भी इंटरप्रेट करने लगता था। इतना ज्यादा आदी हो गया था मेरा दिमाग इन चीजों का। मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया सामने, तो उस एडवर्टाइजमेंट में भी इंग्लिश में अगर कुछ लिखा है तो वो भी मैं इंटरप्रेट करने लगता था। तो इस तरह से जरा दिमाग को चलाना शुरू कीजिए। आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। रटने रटाने में कुछ नहीं रखा है, बेवकूफी बनोगे। पतंग तो कटेगी कटेगी, मांझा भी सुतेगा। पतंग तो कटेगी, अगर आप रटने रटाने में पड़े रहेंगे रूल रेगुलेशन में, तो पतंग तो कटेगी कटेगी। जो मांझा जाएगा वो अलग। मतलब सिलेक्शन तो दूर हो जाएगा आपसे, समय और खराब होगा। वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वाइल को देख लेते हैं। वाइल जो है, वाइल के बारे में यही कहूंगा मैं, एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, और ये भी टाइम स्पेसिफिक होता है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन भी होता है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब तो है नहीं, वाइल से क्लोज जोड़ के लिखी गई है। अच्छा जी, वाइल जब कंजंक्शन होता है तो टाइम रिलेवेंट फंक्शन के साथ साथ ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए भी यूज करते हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में एक नोटिसेबल, एक ऑब्वियस डिफरेंस को कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। मैं यहां पर लिखवा देता हूं, शायद आपकी वोकैबुलरी में आपके काम आ जाए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एन ऑब्वियस डिफरेंस। ऑब्वियस का मतलब जो एकदम से नोटिसेबल हो। एन ऑब्वियस डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। अब ये जो थिंग्स है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। अब देखिए, वाइल कंजंक्शन, जब वाइल कंजंक्शन होता है तो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में तो होता ही है, लेकिन एक इसका यूज और है कंजंक्शन होते हुए कि ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज होता है। और यहां पर जब ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है तो ये ऑल दो के सिमिलर फंक्शन में होता है, या ऑल दो के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि कंटेक्स्ट में थोड़ा फर्क है, कहां पर हम ऑल दो को यूज करते हैं, कहां पर हम वाइल को यूज करते हैं, ये हम कंजंक्शन चैप्टर में जानेंगे, या फिर कोई सेंटेंस हमारे सामने ऐसा आ जाए जो इनके डिफरेंस पर हो, ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर वाइल जो है टाइम रिलेवेंट फंक्शन में नहीं है। अगर आप वाइल को यहाँ पर सेंटेंस के सिंटेक्स में देखोगे, मीनिंग निकाल कर देखोगे, तो वाइल किसी टाइम को रिफर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जब ये वाला टाइम में कुछ हो रहा था तो यहाँ पर कुछ हुआ, नहीं। यहाँ पर उस कॉन्ट्रास्ट को, उस डिफरेंस को बताने के लिए लगाया गया है। कौन सा डिफरेंस है कि यहाँ पर इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे एक बात बोली गई है, और दूसरी बात बोली गई है रिजर्वेशन एट जॉब्स पे। तो ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है, इनके बीच में जो ऑब्वियस डिफरेंस है कि ये इंफॉर्मेशन इस मीनिंग को रिफर कर रही है और ये इंफॉर्मेशन इस मीनिंग को रिफर कर रही है, इस मीनिंग में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पर वाइल कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो वाइल कंजंक्शन हो गया कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। प्रोविजंस का क्या मतलब होता है? प्रोविजंस यहाँ पर नाउन हो गया, प्लूरल हो रखा है, और ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी, प्रोविजंस का मतलब पता है कि आपको, ये बहुत अच्छा वर्ड है। जो बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा, बार बार प्रोविजंस उनके सामने आता होगा। प्रोविजंस जो है एक दो तीन मीनिंग को रिफर करता है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रोविजन का क्या मतलब हो सकता है। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है, अरे यार इतने दिन हो गए अभी तक ये वर्ड यूज करना नहीं आ रहा। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन पहली बात तो नाउन है। प्रोविजन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड का मतलब होता है, प्रोवाइड का मतलब होता है टू गिव समवन समथिंग दैट इज नीडेड। किसी को कुछ दे देना जिसकी उसको आवश्यकता हो। किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है, आपने उसको वो दे दी, आपने उसको वो प्रोवाइड करा दी। तो द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, प्रोविजन का एक मीनिंग तो ये निकल के आ गया। दूसरा मीनिंग हो सकता है प्रोविजन का, द सप्लाई ऑफ फूड
और अदर नेसेसरी थिंग्स। जो नेसेसरी बेसिक थिंग्स होती हैं, अब ऐसा नहीं कि आप किसी को कार दे रहे हैं गिफ्ट में तो वो आपने प्रोविजन दे दिया। बेसिक बेसिक चीजें जो होती हैं, बेसिक चीजें जो होती हैं सर्वाइव करने के लिए, फूड, क्लॉथ, है ना, इस टाइप की चीजें को, इस टाइप की चीजों को रिफर करने के लिए भी हम प्रोविजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोविजन का मतलब हो गया द सप्लाई ऑफ फूड और अदर नेसेसरी थिंग्स। एक मीनिंग और इसका है जो कि आपके सेंटेंस से रिलेटेड है, इसी मीनिंग में जो है प्रोविजन को आपके सेंटेंस में यूज किया गया है। और यहां पर प्रोविजन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट और अ लॉ अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग दैट मस्ट हैपन, दैट मस्ट हैपन और बी डन। एक स्टेटमेंट या एक ऐसा लॉ जो ये बताए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोवाइड किया जाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, उसको भी हम प्रोविजन कह देते हैं। और इसी मीनिंग में जो है स्टेटमेंट और लॉ के मीनिंग में ही सेंटेंस में आपके प्रोविजंस यूज किया गया है। क्या कहा जा रहा है कि प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे जो प्रोविजंस है, जो रूल्स है, जो लॉ है, जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, उनकी बात की जा रही है। प्रोविजंस ऑन प्रीपोजिशन और ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही है। ठीक है, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दो नाउन हो गए और दो नाउन को एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा गया है और दोनों के दोनों क्या है, प्रीपोजिशन ऑन के ऑब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, मेन सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, और इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हो गए। और ये जो पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज इस प्रोविजंस नाउन के बारे में बताने के लिए आई है। तो ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता है क्या आपको? डिस्क्रिमिनेट से बना है डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन से बना है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है टू ट्रीट समवन डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, जेंडर, बिलीफ, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन। मैं लिखा देता हूं, ये भी एक अच्छा वर्ड है, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना हिंदी में कह देते हैं, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है टू ट्रीट समवन डिफरेंटली, और डिफरेंटली का मतलब इन अ बैड वे, इन अ बैड मैनर, गलत तरीके से, बुरे तरीके से ट्रीट करना, या ऑफेंसिव मैनर, उनको ऑफेंड करते हुए उन्हें ट्रीट करना। टू ट्रीट समवन डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ his or her sex, sexual preferences, sexual preferences, gender, कलर। कलर के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई, आज भी होता है, पहले भी होता था। ठीक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, अमेरिका में बहुत चलता था। ठीक है, और इंडिया में भी शायद चलता ही है। कलरिज्म बोलते हैं, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने को बोलते हैं कलरिज्म। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं कास्टिसिज्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज या हर सेक्स, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, जेंडर, कलर, कास्ट, लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन। ठीक है, एटीसी। और भी बहुत सारे आधार हो सकते हैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन के, तो सब तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, मेन मेन मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। तो डिस्क्रिमिनेट से बना है डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन से बना है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कि इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए उनकी बात की जा रही है। प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी। वुड यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब लग गई जो कि मोडाल है, और उसके बाद लग गई आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर के बाद इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नाउन हो गया, इक्वल हो गया एडजेक्टिव। ठीक है,
उसके बाद में कोमा लगाकर इस क्लोज को अलग कर दिया गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई इन द प्रोसेस। इन हो गया प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन की बात हो गई इसका ऑब्जेक्ट। एक तरह से ये उस टाइम को या एडवर्ब टाइम को ही रिफर कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, कि जब ये हो रहा था इसी प्रोसेस में, इसी सिचुएशन में। एडवर्ब टाइम भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन हो या एडवर्ब ही रहा है। एडवर्ब देखिए कई तरह के होते हैं, जो हम ये बता देते हैं कि एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब डिग्री है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब रीजन है। ये मुख्यतः सेंटेंस में यूज होने वाले एडवर्ब है। लेकिन इनके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे, किसी एडजेक्टिव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे, किसी एडवर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे, उसको एडवर्ब ही कहा जा सकता है। अब ये जो इन द प्रोसेस है, ये लगाया गया है कि ये जो डिनाई वाली एक्टिविटी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये डिनाई वाली एक्टिविटी किस सिचुएशन में हुई, कब हुई। तो इस सिचुएशन में हुई, अब हुई। ये द प्रोसेस किसको रिफर कर रही है? ये द प्रोसेस जो नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है, वो बात सही है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इस सेंटेंस के लिए एडवर्ब हो रही है, डिनाई के लिए एडवर्ब हो रही है, वो बात सही है। लेकिन ये जो द प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस की बात की जा रही है, इस प्रोसेस की बात की जा रही है कि जो प्रोविजंस इतने बनाए गए हैं, इसकी बात की जा रही है, इसको रिफर कर रही है इनडायरेक्ट वे में। तो एडवर्ब फ्रेज हो गई। अब देखिए सेंटेंस यहां से दूसरी वाली क्लोज स्टार्ट हो गई। कंजंक्शन हमने शुरू में लगा ही दिया था। रिजर्वेशन एक नाउन हो गया। रिजर्वेशन का आपको मतलब पता ही है, रोजमर्रा का सुनने वाला वर्ड है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को रिजर्व कर देना किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्यूपिल के लिए, या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, उसको हम रिजर्वेशन कह देते हैं इस मीनिंग में। अब देखिए रिजर्वेशन ऐड नहीं होना था, यहां पर होना था इन। एक्चुअली में किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को, किसी एक्टिविटी को, किसी सब्जेक्ट को, किसी डोमेन को का कनेक्शन बताने के लिए, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मैं यहां पर लिखवा देता हूं, किसी स्पेसिफिक फील्ड, सब्जेक्ट, ठीक है, और एक्टिविटी या कोई डोमेन हो से कनेक्शन बताने के लिए कि इस चीज का इससे कनेक्शन है, कनेक्शन बताने के लिए, कनेक्शन या इन्वॉल्वमेंट, कोई अगर किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट है तो उस इन्वॉल्वमेंट को बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूं, सी हैज अ डिग्री इन मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस यहाँ पर क्या है? मेडिकल साइंस को हम एक फील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है? फील्ड है जिसका कनेक्शन बताया जा रहा है इस डिग्री से, कि डिग्री किस फील्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है? इन प्रीपोजिशन लगाना है। तो रिजर्वेशन एड जॉब्स नहीं होती। देखिए एड प्रीपोजिशन लगाया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ स्पेस हो या कोई टाइम का पॉइंट हो, वहां पर एड लगाया जाता है। यहाँ पर आ जाता है इन प्रीपोजिशन। ये यहाँ पर आपकी गलती थी। रिजर्वेशन इन जॉब्स शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गई, जो कि एक मोडाल है। एक सजेशन दिया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि द राइट थिंग टू डू है, मतलब कि किस चीज को करना सही है। नोट बी डिनाइड, नोट यहाँ पर एडवर्ब लग गया। बी डिनाइड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बी यहाँ पर एक और हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दो हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं, नोट एडवर्ब को इसके बीच में लगा देते हैं। डिनाइड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है, यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो रहा है? यहाँ पर ये पैसिव स्ट्रक्चर जनरेट की गई है। रिजर्वेशन किसी को डिनाई नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि रिजर्वेशन किसी को डिनाई करेगा, रिजर्वेशन को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, ये तो कहा जा रहा है। रिजर्वेशन को डिनाई नहीं किया जाना है, यानी कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया। रिजर्वेशन को डिनाई नहीं किया जाना है किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स का जहां पर भी सेंस आए वहां पर हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसलिए हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया है। डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। देखिए डिनाई का मतलब जो है, एक मीनिंग तो यही हो गया, टू नॉट टू एडमिट। डिनाई का मतलब हो गया ये, देखिए मैं फिर से ये कह रहा हूं, यही 200, 400, 500 वर्ब्स हैं जिनको बार बार घुमा के एग्जामिनर नए नए सेंटेंस में देता रहता है। शब्द वही है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है शब्दों का, वर्ड्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, सिंटैक्स चेंज हो जाता है, उस अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और आपको एक नया सेंटेंस दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप इन वर्ड्स के मीनिंग और फंक्शन देख लें, एक बार समझ लें, तो फिर आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म। डिनाई का मतलब होता है नॉट
टू एडमिट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी डिनाइड द एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब ब्लेम, एलिगेशंस मतलब ब्लेम विदाउट एविडेंस। बिना किसी एविडेंस के आप किसी को कुछ ब्लेम कर दो, उसको कहेंगे एलिगेशन, ब्लेम विदाउट एविडेंस। शी डिनाइड द एलिगेशंस अगेंस्ट हर। एक तो डिनाई का मतलब ये हो गया, और एक डिनाई का मतलब होता है नॉट टू गिव और ग्रांट, या और इसको एक्यूरेट करके लिखूं रिफ्यूज टू गिव और ग्रांट। आपको किसी पर्सन को कुछ देना था, आपने किसी पर्सन को कुछ देना था, ग्रांट करना था, लेकिन आपने उसको मना कर दिया, तो आपने क्या किया, डिनाई कर दिया। जैसे मैं लिख सकता हूं द कंपनी डिनाइड द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। जो विक्टिम्स थे उनको कंपनसेशन डिनाई कर दिया गया, उनको नहीं दिया गया। तो इस दूसरे वाले मीनिंग को ही यूज किया गया है आपके सेंटेंस में कि ये ठीक है, जो प्रोविजंस है वो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसी प्रोसेस में ये भी आ जाता है, उसी सिचुएशन में, उसी सिस्टम में ये भी आ जाता है कि रिजर्वेशन जो है जॉब्स में वो डिनाई नहीं किए जाने चाहिए। इस तरह के मीनिंग को यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है। ये हो गया 25। 26 पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नॉन particularly on the speed and state with which the negotiations are completed। गवर्नमेंट यहाँ पर नाउन हो गया, निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ पर स्कोप नहीं है। ये हो गई यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और मेड लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिपोर्टेडली एक एडवर्ब है जो कि मेन वर्ब से पहले लगा दिया गया है। रिपोर्टेडली का मीनिंग क्या होता है, रिपोर्ट से बना है रिपोर्टेड, रिपोर्ट से बना है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड से बना है रिपोर्टेडली। ये जो वर्ड होता है रिपोर्ट, ये नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है रिपोर्ट करने का। जब ये वर्ब होता है तो इससे बना रिपोर्टेड। रिपोर्टेड को एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह, और रिपोर्टेड जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सम इंफॉर्मेशन दैट इज रिपोर्टेड। ठीक है, ये दैट इज said टू द पब्लिक को जिसके बारे में कहा गया हो, बताया गया हो, दैट इज इन्फॉर्म्ड टू द पब्लिक। रिपोर्टेड एडजेक्टिव हो गया। अब ये इसी में एल वाई लगा के क्या बना दिया हमने, रिपोर्टेडली बना दिया। तो रिपोर्टेडली किसी ऐसी चीज को रिफर करेगा जो कि पब्लिक के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा बताई गई हो। रिपोर्टेडली refers to something said or told by the pupil और अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा जो बताई गई हो, जिसके बारे में कहा गया हो। तो क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड, तो मेड के बारे में, तो रिपोर्टेडली अगर मेड को रिफर कर रहा है तो ये कहा जा रहा है कि ये जो वाली जो एक्टिविटी हुई है ये रिपोर्टेडली है, मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। मेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इट मेड इट्स डिस्प्लेजर नॉन। ठीक है, डिस्प्लेजर एक नाउन हो गया, प्लेजर का मतलब पता है, और डिस्प्लेजर उसका अपोजिट हो गया, इट्स हो गया डिटर्मिनर। प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस, किसी चीज से कोई हैप्पीनेस की स्टेट आ गई, उसको प्लेजर कहा जाता है। नॉन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव लगा हुआ है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं मेक वर्ब के बारे में आपको बता चुका हूं। मेक एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। तो यहाँ पर मेड ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट लिया डिस्प्लेजर,
और इस ऑब्जेक्ट के बारे में इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नोन को लगाया गया है। अब देखिए नोन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर आ गई थी हैज के साथ, तो दोबारा से तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जानी थी, और लिखी भी जानी थी तो फिर कंजंक्शन लगाकर लिखते, वो कंटेक्स्ट यहाँ पर है नहीं। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव की तरह लगाया गया है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर माई फ्रेंड्स मेक मी हैप्पी, तो मेक क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, और ये जो हैप्पी है ये आप जानते हैं एडजेक्टिव है। तो ये जो एडजेक्टिव लगाया गया है ये मी के मीनिंग को पूरा करने के लिए लगाया गया है, मी के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है मी के बारे में। तो ये जो मी, ये जो हैप्पी यहाँ पर लगाया गया है इस ऑब्जेक्ट के बारे में लगाया गया है, तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जब यहाँ पर एडजेक्टिव लिख सकता हूं तो कोई पास्ट पार्टिसिपल भी लिख सकता हूं, पास्ट पार्टिसिपल भी यहाँ पर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये पहली क्लोज हो गई, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टील। पर्टिकुलरली का क्या फंक्शन है, पर्टिकुलरली एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब किस मीनिंग में किस फंक्शन में यूज किया जाता है ये देख लेते हैं। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली, ठीक है, पर्टिकुलरली का मतलब होता है स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली, ये क्या है, एडवर्ब है। एक तो इसका मतलब यही होता है हाइयर देन यूजुअल डिग्री, हाइयर देन यूजुअल डिग्री, जिस जो यूजुअल डिग्री है उससे हाइयर डिग्री को रिफर करने के लिए हम पर्टिकुलरली को यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, अभी रिलेवेंट है इसका दूसरा यूज। पर्टिकुलरली का यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक पार्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ये बात मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, किसी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक पार्ट को एम्फेसाइज करने के लिए या उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, को एम्फेसाइज करने के लिए या उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा शी एंजॉयज रीडिंग, ठीक है, कॉमा लगा दिया, पर्टिकुलरली। अब देखिए कॉमा में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये जो मैं इसके बाद लिख रहा हूँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से ही इसको किसी प्रीपोजिशन से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी लेक्चर में पर्टिकुलरली के बारे में बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ, तो उतनी डिटेल में दोबारा नहीं जाएंगे। रोज एक जैसी बातों को रिपीट करना सही नहीं है। शी एंजॉयज रीडिंग, अब यहाँ पर देखिए कोमा लगाया गया, कोमा इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम जोड़ रहे हैं पर्टिकुलरली से लिखकर, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से ही इसको किसी प्रीपोजिशन से जोड़ने की बात, प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। शी एंजॉयज रीडिंग पर्टिकुलरली नॉवेल्स, तो ध्यान से अगर हम देखें तो नॉवेल्स तो एक नाउन है, नाउन को जोड़ने के लिए तो कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं लिखा गया क्योंकि हमने कॉमा लगाकर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है। एक चीज तो ये, और दूसरी बात ये कि जो पर्टिकुलरली है, पर्टिकुलरली तो एडवर्ब के फंक्शन में है, तो क्या एडवर्ब किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन सिचुएशन कुछ और है, यहीं पर काम आती है आपकी ऑब्जर्वेशन। देखो जब हमने लिखा सी एंजॉयज रीडिंग, तो रीडिंग में हम सारी तरह की चीजों को, सारी तरह के आर्टिकल को, बुक्स को रीड करने की बात करके, रीडिंग का मतलब रीडिंग बुक्स भी है, रीडिंग मैगजीन्स भी है, रीडिंग न्यूज़पेपर भी है, रीडिंग लेटर्स भी है, रीडिंग नॉवेल्स भी है।
रीडिंग नॉवेल्स भी है। तो रीडिंग जब हमने लिखा सी एंजॉयज रीडिंग, तो रीडिंग से हम इन सारी चीज़ों को रिफर कर गए, लेकिन इस सारी चीज़ों में किसी स्पेसिफिक चीज़ को, किसी स्पेसिफिक पार्ट को, किसी स्पेसिफिक नाउन को, ऑब्जेक्ट को, पर्सन को अगर हमें एम्फेसाइज करना है, हमें अगर उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, तो हम पर्टिकुलरली लगाकर बता सकते हैं। तो ये जो फ्रेज हमने लिखी है या ये जो नोवेल वर्ड हमने लिखा है, ये रीडिंग को स्पेसिफिक करने के लिए लिखा गया है। अगर ये वर्ड नॉवेल्स रीडिंग को स्पेसिफिक करने के लिए लिखा गया है, तो रीडिंग तो नाउन है, और चूंकि नॉवेल्स इस नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए लिखा गया है, तो इसको एक तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट माना जा सकता है। और ये सारे के सारे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट में आने लगते हैं। नाउन प्रोनाउन होते हुए भी ये जो है एडजेक्टिव के जो है मीनिंग में, एडजेक्टिव के फंक्शन में आने लगते हैं। चूंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट है, नॉवेल्स रीडिंग के लिए आया है, उसकी मीनिंग को आगे स्पेसिफिक करने के लिए आया है, और इसको कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से मैं एडजेक्टिव का एट्रीब्यूट में मान सकता हूँ, एडजेक्टिव का फंक्शन में मान सकता हूँ। इसीलिए इससे पहले एडवर्ब एक जस्टिफाइबल स्ट्रक्चर है। इससे पहले पर्टिकुलरली को एडवर्ब की तरह लगाया जाना जस्टिफाइबल है, सिंटैक्टिकली सही है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखाया था आपके सामने, शी मेक्स मी हैप्पी। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, माई फ्रेंड्स मेक मी हैप्पी। तो माई फ्रेंड्स मेक मी लीडर भी लिख सकता हूँ, ये तो नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है। ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट में आने लगते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने यही लिखा गया है, देखो, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन। अब इसी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक करने के लिए यहाँ पर लिखा गया ऑन द स्पीड एंड स्टील। अब ये पर्टिकुलरली लगाकर लिखा गया है क्योंकि हम इसको एक स्पेशल अटेंशन देने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया द स्पीड, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का स्टील। दो प्रीपोजिशन को, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, यहाँ पर एक नाउन है, यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है, यहाँ पर एक नाउन है। इन दोनों नाउन को जोड़ दिया गया है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और दोनों के दोनों ही नाउन हो रहे हैं इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टील। स्टील का मतलब होता है केयरफुल और सीक्रेटिव वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये भी मैं लिखा देता हूँ, ये तो आपके प्रीवियस वोकैब में आया हुआ वर्ड होगा, आप देखोगे कहीं ना कहीं इसको। स्टील, STEALTH। स्टील का मतलब होता है अ केयरफुल और secretive way of doing something। वापस आते हैं सेंटेंस पर, ठीक है। विद विच, विद यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया, और ये प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो विच है यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही यूज हो रहा है। द नेगोशिएशन, अभी मैं बताऊंगा। द नेगोशिएशन एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, आर कंप्लीटेड। सेंटेंस में लिखा गया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर, यानी कि नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड विद स्टील्थ एंड स्पीड। अब देखिए जो विद प्रीपोजिशन है, इस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्पीड एंड स्टील्थ होना था। द नेगोशिएशंस आर, अभी यहाँ पर क्या गलती है, टेंस में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं अभी समझाऊंगा। सेंटेंस का मीनिंग और उस टेंस को समझाते वक्त, उस टाइमिंग को समझाते वक्त कि क्या टाइम में सेंटेंस जा रहा है, लेकिन फिलहाल जरा स्ट्रक्चर को समझिए। द नेगोशिएशन, ये जो दूसरी क्लोज लिखी हुई है, द नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड विद स्पीड एंड स्टील, ये होना था, ये विद स्पीड एंड स्टील यहाँ लिखा जाना था, ठीक है। द नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड विद स्पीड एंड स्टील, यानी कि विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना था स्पीड और स्पीड एंड स्टील, लेकिन स्पीड एंड स्टील तो इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मेन क्लोज का पार्ट हो गया। मेन क्लोज में प्रीपोजिशन यूज हो रही है और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा है, तो विद का ऑब्जेक्ट तो अब इसे बना नहीं पाओगे, तो विद का ऑब्जेक्ट बनाया इस विच रिलेटिव प्रोनाउन को, और ये विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है स्पीड एंड स्टील के लिए, उस एंटीसीडेंट के लिए, ठीक है। अगर कहीं इंप्रूवमेंट आ जाए ना, अगर इस क्लोज में
विद विच द नेगोशिएशन आर कंप्लीटेड। इसमें अगर इस क्लोज में अगर इम्प्रूवमेंट आ जाए तो विद को ना मैं यहाँ लगाकर, यहाँ ना लगाकर ना यहाँ लगाना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका एंटीसीडेंट आना चाहिए। द स्पीड एंड स्टील्थ के लिए इस नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए, ये जो नाउन फ्रेज लगी हुई है एंड कंजंक्शन से जोड़कर दो नाउन लिखे हुए हैं, इस नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए ही तो मैंने विद प्रीपोजिशन लगाया था। विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मुझे नहीं मिला तो मैंने ऑब्जेक्ट किसको बनाया, यहाँ पर मैंने विद लगाया प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट बनाया इस रिलेटिव प्रोनाउन को, और रिलेटिव प्रोनाउन लगा है अपने एंटीसीडेंट के लिए। तो मैंने सीख रखी है बात, मुझे पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं तब जब उनसे ठीक पहले उनका एंटीसीडेंट लिखा हो। एंटीसीडेंट मतलब वो वर्ड, वो फ्रेज जिसके लिए वो आया हो। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो विद प्रीपोजिशन, अगर यहाँ पर इंप्रूवमेंट मुझसे पूछ लिया जाता सेंटेंस में तो मैं विद प्रीपोजिशन को यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखता, और इस प्रीपोजिशन के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है रिलेट करने के लिए अपने एंटीसीडेंट को। तो मैंने एक बात सीख रखी है कि रिलेटिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए, और वो एंटीसीडेंट उनसे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा रहता है, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर ज्यादा सुटेबल है, मीनिंगफुल है। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ये ठीक होता है। मैंने कहा कि वो इम्प्रूव्ड वर्जन होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देख लेते हैं टेंस को। देखिए यहाँ पर जो आपकी मेन क्लोज है, इस मेन क्लोज को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया है। यहाँ पर हैज लिखा है, यहाँ पर मेड लिखा है। अगर मैं टाइम लाइन पर इस चीज को लेके जाऊं, अगर मैं टाइम लाइन पर यहाँ पर लेके जाऊं, तो ये वो पॉइंट है जिसको मैं रिपोर्ट पॉइंट कहता हूँ, रिपोर्ट टाइम कहता हूँ। इस टाइम पर मैंने इस सेंटेंस को किसी से कहा होगा या लिखा होगा। अब ये जो पॉइंट होता है रिपोर्ट टाइम, यही होता है प्रेजेंट का टाइम। यानी कि इसी पॉइंट पर गवर्नमेंट ने जो है डिस्प्लेजर को नॉन होने दिया है। यानी कि ये जो हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन है, ये क्या हुआ है, इसी पॉइंट पर हुआ है। अब देखिए जिस चीज पर डिस्प्लेजर नॉन हुआ है वो क्या है, वो स्पीड एंड स्टील्थ है। तो ये स्पीड एंड स्टील्थ जिस भी प्रोसेस में रही होगी, किसी नेगोशिएशन की बात की जा रही है, वो जो नेगोशिएशन है वो तो कहीं पहले की रही होगी, भाई पहले की नेगोशिएशन रही होगी, और उस नेगोशिएशन को करने में जो स्पीड या जो गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी दिखाई या सीक्रेट वे में जो नेगोशिएशन हुई, उसी स्पीड उसी नेगोशिएशन पर जो डिस्प्लेजर था गवर्नमेंट का या लोगों का, उसको नॉन होने दिया गया। तो नॉन होने वाली जो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट पर कंप्लीट हुई है, लेकिन नेगोशिएशन तो नॉन होने से पहले ही हो गई होगी। जस्टिफाइबल तो यही है। तो सेंटेंस का कंटेक्स्ट ऐसा है, सेंटेंस के मीनिंग से और सेंटेंस की स्ट्रक्चर से हमें ये बात पता चलती है कि जो चीज प्रेजेंट के पॉइंट पर नॉन हो गई वो हुई तो पहले होगी। भाई डिस्प्लेजर नॉन हो गया, डिस्प्लेजर के बारे में लोगों को पता चल गया, और डिस्प्लेजर किस पे, उस स्पीड पे और उस स्टील्थ पे। और स्पीड और स्टील्थ किसकी है, ये स्पीड और स्टील्थ है इस नेगोशिएशन की। तो इसका मतलब नेगोशिएशन नॉन होने से पहले की रही होगी, कि पहले कोई इवेंट हो जाता है तभी तो उसके बारे में लोगों को पता चलता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी इवेंट के बारे में पहले पता चल गया और फिर बाद में वो नॉन होगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्शन होते हैं ये भी पास्ट के एक्शन होते हैं, पूरा एक्शन पास्ट का होता है, बस कंप्लीशन प्रेजेंट के पॉइंट पर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट का ही एक्शन होता है, पास्ट में ही शुरू होता है, पास्ट में ही वो चलता है, बस कंप्लीशन उसका प्रेजेंट में होता है। तो जो एक्शन जब जहां पर भी हुआ होगा, जो भी नेगोशिएशन होगी वो पास्ट का पॉइंट रही होगी, तो नेगोशिएशन आर कंप्लीटेड नहीं वर कंप्लीटेड होना चाहिए। यही यहाँ पर एरर थी। ये हो गया यहाँ पर 27 पर चल लेते हैं। This will explain the decision taken to impose a blockade on the country in the midst of a crisis. This यहाँ पर देखिए प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली में दिस डिटर्मिनर भी हो जाता है, प्रोनाउन भी हो जाता है, लेकिन जब दिस डिटर्मिनर या प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, पॉइंट आउट करने के लिए, दिखाने के लिए कि इस चीज को रिफर किया जा रहा है। दिस हम लगाते हैं जो चीजें या जो पर्सन स्पेस में और टाइम में नियर हो। अगर कोई कार आपके सामने खड़ी है आप कहोगे दिस कार, कोई अगर स्पेस में दूर खड़ी है वहां पर तो आप कहोगे डैट कार। दिस और डैट करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है।
और ये जो है सिंगुलर के केस में। प्लूरल के केस में दीज कार्स, दोज कार्स। कोई अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई इवेंट अभी हुआ है थोड़ी देर पहले, तो आप कहोगे दिस इवेंट, दिस एक्शन। कोई एक्शन अगर 2 साल पहले हुआ है या 2 महीने पहले हुआ है, तो आप कहोगे दैट एक्शन, दैट सिचुएशन, दैट फिनोमिना। ठीक है, तो स्पेस के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में जो चीज नियर होती है उनके लिए दिस, और जो चीज डिस्टेंट होती है, दूर होती है, उनके लिए दैट। तो यहाँ पर दिस यूज हो रहा है प्रोनाउन की तरह, डिटर्मिनर की तरह। दिस यहाँ पर यूज हो रहा है प्रोनाउन की तरह। अगर डिटर्मिनर होता तो निश्चित तौर पर ये नाउन के साथ लिखा होता। नाउन इसके बाद कोई लिखा नहीं है, इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल। तो यहाँ पर दिस क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो इट मीन सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको इंटरप्रेट कर नहीं पाओगे। विल हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद लगी है मेन वर्ब। अब देखिए विल, शैल, ये जितने भी मोडाल होते हैं, वुड, शुड, मस्ट, इनके साथ जो है मेन वर्ब बेस फॉर्म में आती है। बेस फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिस फॉर्म में कोई वर्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन्स नहीं होना था, यहाँ पर होना था एक्सप्लेन। और एक्सप्लेन जो है ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसके बाद आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, द डिसीजन। डिसीजन नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल। टेकन क्या है, टेकन लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये यहाँ पर मेन वर्ब तो है नहीं, हैज, हैव, हैड तो कुछ लगा नहीं जो इसको मेन वर्ब मान लूं। इसका मतलब ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होते हैं। एक्चुअली में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने लगती है तो वो उस नाउन के लिए एडजेक्टिव कहलाती है, नाउन मॉडिफायर बन जाती है। इन्हीं वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेकन आई है, ये आई है डिसीजन के लिए, नाउन के डिसीजन नाउन के लिए टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगा दी। बाद में इसको इसलिए लगा दिया गया क्योंकि जो आगे का जो सेंटेंस है, आगे की जो स्ट्रक्चर है, वो इससे रिलेट हो रही होगी। दिस विल एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन टू इम्पोज ए ब्लॉकेड। हाँ, क्यों लिया गया इस डिसीजन को, इसलिए लिया गया। ठीक है, टू इम्पोज क्या है, 2 + V1 है, इन्फिनिटिव लग रहा है। अब ये जो इन्फिनिटिव है, ये बताया गया है यहाँ पर रीजन, ये लगाया गया है रीजन बताने के लिए। अब ये किस चीज का रीजन बता रहा है, ये बता रहा है इस टेकन का रीजन, ये डिसीजन क्यों लिया गया। एक्सप्लेन का रीजन ये यहाँ पर नहीं बता रहा है। ठीक है, इन्फिनिटिव के बारे में मैं आपको क्लियर बताऊं, ये नाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, एडवर्ब भी हो जाते हैं। अब नाउन की तरह इसको जस्टिफाई कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ये नाउन होता तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कुछ एक होता। ना सब्जेक्ट हो पाएगा, या ना ऑब्जेक्ट हो पाएगा, ना कॉम्प्लीमेंट हो पाएगा, तो चेक करके देख लो। तो नाउन तो ये है नहीं। एडजेक्टिव भी इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी इन्फिनिटिव जब एडजेक्टिव होता है तो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। एक्चुअली में एडजेक्टिव होते ही वो वर्ड है, वो फ्रेज, वो फ्लोर जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे, तो एडजेक्टिव भी नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में ये एडवर्ब है, और जब इन्फिनिटिव एडवर्ब होता है तो वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस होता है, किसी एक्शन के करने का रीजन या पर्पस बताता है। तो ये किस एक्शन के करने का रीजन या पर्पस बता रहा है, एक्सप्लेन के नहीं, डिसीजन के, टेकन के रीजन को या पर्पस को बता रहा है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। तो इसी वजह से चूंकि ये टू इम्पोज इन्फिनिटिव ये लगाया गया था टेकन के लिए, तो टेकन को हमने बाद में लिखना सुटेबल समझा। अदरवाइज एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाया जाता है। आप क्या लिखते हो, पुअर गर्ल लिखते हो ना, गर्ल हो गया नाउन, पुअर हो गया एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपने डिसीजन के बाद लिख दिया, एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपकी पता है क्या स्ट्रक्चर बन जाती है। देखो, ये इन फ्रेजेस को लिखने की ना 2 स्ट्रक्चर होती है, मैं पहले भी एक आध लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे मैंने लिखा वेरी पुअर गर्ल, या मैंने लिखा वेरी एजुकेटेड, EDUCATED, वेरी एजुकेटेड गर्ल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, नाउन, और ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव, और ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एडवर्ब। ये नाउन लग गया, एडजेक्टिव लग गया इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्ब लग गया इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन अभी आपके सामने क्या स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल ही रिवर्स स्ट्रक्चर लिखी है। पहले लिखा है नाउन, एडजेक्टिव उसके बाद में लिखा है, और ये क्या लिखा है, एडवर्ब लिखा है इसके बाद में।
तो ये बिल्कुल ही रिवर्स स्ट्रक्चर हो जाती है। ये स्ट्रक्चर भी इंग्लिश ग्रामर में जस्टिफाइबल है, सिंटैक्टिकली सही है। अब देखिए जो इन्फिनेटिव लगा था टू इम्पोज, इम्पोज का मीनिंग आप जानते हैं क्या? इम्पोज का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोज का मीनिंग क्या होता है? इम्पोज का मीनिंग होता है इम्पोज टू फोर्स someone to accept something। एक मीनिंग तो ये निकल के आ गया। दूसरा मीनिंग है, ये लगभग मैं एक ही मीनिंग लिखा हूं अलग अलग शब्दों में, सिमिलर मीनिंग आपके सामने लिखाने वाला हूं। टू फोर्स अ लॉ, ऑर्डर, डिसीजन, पनिशमेंट, टैक्स, आइडिया या आइडियोलॉजी, बिलीफ, etc ऑन समवन और समथिंग। किसी डिसीजन को, किसी लॉ को, किसी ऑर्डर को, किसी पनिशमेंट को, किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को, किसी आइडियोलॉजी को किसी पर थोप देना, उस पर लगा देना कि तुम्हें ये करना ही है, ऐसे ही करोगे। ठीक है, इसको कहते हैं इम्पोज करना। और इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी रहती है, स्ट्रक्चर भी आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इम्पोज समथिंग, समथिंग में सारी चीजें हो सकती है, लॉ, ऑर्डर, डिसीजन, पनिशमेंट, टैक्स, आइडियोलॉजी, बिलीफ। ठीक है, और भी कुछ चीजें हो सकती है। इम्पोज समथिंग ऑन समथिंग या ऑन समवन, इसी तरह से आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस में भी यूज की गई होगी। टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन द कंट्री, टू इम्पोज समथिंग ऑन समथिंग, ऑन प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कंट्री। ब्लॉकेड का मतलब होता है, नाकाबंदी कहते हैं हिंदी में ब्लॉकेड को। ब्लॉकेड का मतलब होता है समथिंग दैट ब्लॉक्स या समथिंग दैट प्रिवेंट्स एक्सेस, मूवमेंट और प्रोग्रेस। कोई ऐसी चीज जो किसी एक्सेस को या किसी मूवमेंट को या किसी प्रोग्रेस को रोक सकती हो, प्रिवेंट कर सकती हो, उसको ब्लॉकेड कह सकते हैं, या द एक्ट ऑफ ब्लॉकिंग समथिंग, इसको ब्लॉकेड कह दिया जाता है। तो इम्पोज देखिए जो इन्फिनेटिव है वो एक वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और जो वर्ब है तो हमने देखा वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, अब ब्लॉकेड ऑन प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। इम्पोज की स्ट्रक्चर ही ऐसी है, उसका मीनिंग ऐसा है, इन द मिडिस्ट ऑफ ए क्राइसिस। देखिए मिडिस्ट, इन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द मिडिस्ट। इसको अच्छे से समझा देता हूँ, ये बार बार लिखा हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया था टू इट्स ऑन एडवांटेज, टू हर ऑन एडवांटेज, उसका वो फ्रेज, और ये वाली प्रीपोजिशन फ्रेज इन द मिडिस्ट ऑफ ए क्राइसिस, ये बार बार लिखी जाती है सेंटेंस में। इन प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है द मिडिस्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मिडिस्ट का मतलब होता है मिडिल ऑफ समथिंग। अगर हम मिडिस्ट के मीनिंग को डिक्शनरी पर सर्च करें तो मिडिस्ट का मतलब है, MIDST का मतलब है मिडिल ऑफ समथिंग, मिडिल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो आपके सामने क्या फ्रेज लिखी हुई है? आपके सामने लिखी हुई है इन द मिडिस्ट ऑफ समथिंग, इन द मिडिस्ट ऑफ समथिंग। इन द मिडिस्ट ऑफ समथिंग का मतलब हो गया, ये जो समथिंग है ये किसी इवेंट को रिफर कर सकता है, किसी सिचुएशन को रिफर कर सकता है, किसी एक्टिविटी को रिफर कर सकता है, किसी ड्यूरेशन को रिफर कर सकता है, किसी एक्सीडेंट को रिफर कर सकता है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। इन द मिडिस्ट ऑफ समथिंग का मतलब हो गया इन द मिडिल ऑफ एन इवेंट, सिचुएशन, एक्टिविटी या ड्यूरेशन। मिडिस्ट रिफर कर रहा है मिडिल को। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ इवेंट, सिचुएशन, एक्टिविटी, ड्यूरेशन, कुछ भी हो जाएगा वो। अब देखो सेंटेंस में अगर देखोगे तो क्या कहा जा रहा है, इन द मिडिल ऑफ ए क्राइसिस। तो क्राइसिस का क्या मिडिल होगा? एक्चुअली में क्राइसिस वर्ड लिखकर क्राइसिस की ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है। यहाँ पर क्राइसिस लिखकर क्राइसिस की ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है। मान लो कि वो क्राइसिस जो है 51 दिन चला, तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस टाइम को? देखिए इन लगाते हैं किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, तो इन द मिडिस्ट ऑफ ए क्राइसिस। अगर वो क्राइसिस 51 दिन की ड्यूरेशन में चला तो 25 दिन इधर और 25 दिन इधर, इस 26वें दिन की बात की जा रही है। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, ये एग्जैक्ट मीनिंग हो गया
इन द मिडिस्ट ऑफ ए क्राइसिस का। लेकिन जब हम इन द मिडिस्ट ऑफ ए क्राइसिस को या इन द मिडिस्ट ऑफ समथिंग को रिफर का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हम इतने एग्जैक्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट भी चल जाएगा, 23, 24, 25 दिन भी, 26 दिन भी चल जाएगा। कहने का मतलब है कि क्राइसिस लिखकर यहाँ पर एक ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है और इस ड्यूरेशन के मिडिल की बात की जा रही है इस फ्रेज को लिखकर। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया सारा का सारा ही। इन द मिडिस्ट हो गया, इन द मिडिस्ट हो गया, इन द मिडिस्ट हो गया एक एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ ए क्राइसिस। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई मिडिस्ट के लिए, तो मैं इसको कह दूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। कहने को एक स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर इस पूरी की पूरी को एडवर्ब टर्म से लिखवा दो, वो भी सही कह रहा है। तो गलती यहाँ थी इसमें 27वें में, हो गया आपके सामने पूरा सेंटेंस। इसी तरह से टाइम देना है आपको। मैं क्यों इतना समय दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, ये अप्रोच आपके सामने बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंग्लिश आप तैयार कर रहे हैं उसको लेकर आपका एटीट्यूड चेंज हो, उसको अटेम्प्ट करने की अप्रोच आपकी चेंज हो, आप सीखना समझना शुरू करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। आज के लेक्चर में इतना ही। किसी भी सेक्शन से, किसी भी सेंटेंस से कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।